हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक पांचाल अपने यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमारी हिंदी की क्लास हुई थी। उसमें हमने एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिखवाए थे 4 से 5, क्योंकि टाइम इतना नहीं था और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी मैथ की क्लास भी कल नहीं हो पाई थी। तो कहने वाली बात यह है कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम सही और सटीक पढ़ाऊंगा। अगर आप उसको डेली रिवाइज करेंगे, समझेंगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, नए नए क्वेश्चंस देखते रहिए और नए नए कंटेंट से मैथ के क्वेश्चन भी देखते रहिए। आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी 2 दिन से लगातार यूट्यूब पर चल रही है। आशा है कि वो भी आप सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझी होगी और देखी होगी। सबसे बड़ी बात, आप सिलेक्शन जब तक नहीं ले सकते जब तक आप उसको रिवाइज ना करें या उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। सरकारी नौकरी बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत से जुड़ना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है थोड़ा इसको। और किसी किसी को तो इतना टाइम देना पड़ता है और टाइम देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कहने वाली बात यह है, ईमानदारी से पढ़िए। चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ें या 2 घंटा पढ़ें, लेकिन ईमानदारी से पढ़ें, जब भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए, आपका मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी हिंदी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन थे, वो आप सभी ने याद कर ही लिए होंगे। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हिंदी। हिंदी में मैं आज भी आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाऊंगा जो लगातार हमें एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो पहले एग्जाम्स होते थे वो इतने हार्ड नहीं होते थे, क्योंकि उसमें इतना कंपटीशन नहीं था जो अब है। अब एक सीट के लिए 1 लाख बच्चा वेट कर रहा है और आपको उस 1 लाख में से अपनी नंबर 1 पर जगह बनानी है। तो आप सोच सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो मेरा कहने का जो निचोड़ है बात का वो ये है कि मेहनत करिए, लगन से पढ़िए और आगे पढ़िए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कीजिए। क्योंकि हम सब इतने हाईएस्ट फैमिली से बिलोंग नहीं करते, हम सब मिडिल क्लास के हैं। तो मेहनत करिए और लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको इस बात की गारंटी दिलाता हूँ, अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे कि आपका सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें लगातार जो हम डेली पढ़ते हैं उसको डेली बैठकर घर पर रिवाइज करना है, उसको प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं, ताकि भविष्य में यदि हम कुछ भूल जाएं या जब हमारा बैच ख़त्म हो और कुछ हमें दिक्कत हो तो हम उसमें नोट्स में देखकर उसको पूरा कर लें। तो आइए, सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर तैयार होने लग और टॉपिक डालेंगे। जो अगला आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भाषा की इकाई आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है, यानी घटता क्रम और बढ़ता क्रम।
मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लिखवाए थे कल के, भाषा की लघुत्तम इकाई, न्यूनतम इकाई या वाक्य की न्यूनतम इकाई। तो इसको ही एक निचोड़ में ले आते हैं, यानी एक बात में ही इसको सारा खत्म कर देते हैं उन क्वेश्चन को ना देखते हुए। तो सभी बच्चे डालेंगे, जो टॉपिक है वो ये है भाषा का भाषा की इकाई का आरोही क्रम या अवरोही क्रम क्या होता है हमारे पास, क्योंकि एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछने लग गया है, इसलिए हम इस बात को लिखवा रहे हैं। तो सभी बच्चे लिखेंगे। सबसे पहला आता है जो वो आता है ध्वनि, ध्वनि के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आता है अक्षर। ठीक है बच्चों, अक्षर के बाद आता है शब्दांश, और शब्दांश के बाद जो आता है हमारा वो आता है शब्द, और शब्द के बाद आता है हमारा पद। ठीक है, और पद के बाद आता है पदबंध। पदबंध कह दो या वाक्यांश कह दो या उपवाक्य कह दो, और जो इसके बाद आता है वो आता है हमारा वाक्य, और वाक्य के बाद जो आता है हमारा वो आता है अनुच्छेद, और अनुच्छेद के बाद आता है हमारा अध्याय, अध्याय के बाद आता है रचना ग्रंथ, रचना ग्रंथ या पुस्तक या वाक्य। तो सभी बच्चे इसको उतारेंगे अपनी नोटबुक या नोट्स में, जो भी जिस तरीके से लिख रहा है उसी तरीके से इन सभी को उतार लेंगे, या जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो आइए बच्चों इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे से कहना क्या चाह रहा है। तो सभी बच्चे देखेंगे कि भाषा की इकाई का अवरोही क्रम या अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम या बढ़ता क्रम, यानी घटता क्रम मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, और बढ़ता क्रम सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। यह होता है हमारा आरोही क्रम या अवरोही क्रम। यदि वो हमसे पूछता है कि भाषा की इकाई का बहुत्तम या सबसे बड़ा क्या है, यदि वो हमसे पूछा है भाषा की इकाई का सबसे बड़ी इकाई या बहुत्तम इकाई क्या है, तो उसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा वाक्य। और जब वो वाक्य की सबसे छोटी या फिर भाषा की सबसे छोटी, न्यूनतम या लघुत्तम इकाई पूछता है, तो उसका आंसर होगा हमारा ध्वनि। ध्वनि नहीं होगा ऑप्शन में तो वर्ण, वर्ण नहीं होगा ऑप्शन में तो अक्षर। इन तीनों में से एक लगाएंगे। यदि हमारे पास ऑप्शंस में ये तीनों ही है तो सबसे पहले ध्वनि लगाएंगे, अगर ध्वनि नहीं है वर्ण और अक्षर है उसके बाद वर्ण लगाएंगे।
तो हम इसी के अकॉर्डिंग उन सबको आसानी से देखकर उनके जवाब दे देंगे। इसमें सबसे पहले पूछ लेता है कि वो भाषा का इकाई का घटता क्रम बताइए या अवरोही या आरोही क्रम बताइए। 4 लाइन हमें दे देगा ऑप्शंस में, ये 4 दे दिए हमें, या ये 4 दे दिए, या ये 4 दे दिए, और बोल देगा कि बताओ कौन सा इनमें से सही है। या फिर ऑप्शन में हमें ये दे देगा, पद हो गया, पद के बाद अक्षर हो गया, अक्षर के बाद वर्ण हो गया, और वर्ण के बाद हमारा शब्द हो गया। एक तो ये ऑप्शन दे देगा। नंबर 2 पर ये दे देगा, शब्दांश हो गया, शब्दांश के बाद ध्वनि हो गया, ध्वनि के बाद वर्ण हो गया, और वर्ण के बाद अक्षर हो गया। तो हम इसमें से बताएंगे कि इसमें से कौन सा है। या फिर इसके अलग हमें एक ऑप्शन ये दे देगा, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया, और अक्षर हो गया, और शब्दांश हो गया। और हमसे पूछ लेगा कि भाषा की इकाई का अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताएंगे। तो उससे डरना नहीं है। अगर हमने ये सारणी याद करी होगी तो हम उसको देखते ही तुरंत बता दें कि हमारा आंसर क्या है। तो सर्वोच्च इधर देखेंगे, यदि हमसे वो पूछता है भाषा की इकाई को आरोही या अवरोही क्रम बताइए, तो हमें पता है सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, ध्वनि आती है, उसके बाद वर्ण आता है, वर्ण के बाद अक्षर आता है, और अक्षर के बाद शब्दांश आता है। फिर दूसरे वाले ऑप्शन में उसने दिया है, सबसे पहले इसने शब्दांश दे दिया हमको, शब्दांश के बाद ध्वनि दे दी, जो कि हमारा गलत हो गया। उसके बाद इसने हमें पद दे दिया, और पद के बाद अक्षर दे दिया, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हम इसको देखते ही बता देंगे कि हमारा तीसरे वाला ऑप्शन या तीसरे नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही है। तो मेन बात ये है, इन सभी क्वेश्चन का निचोड़ ये अब एक ही बात है, और इसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या नहीं पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कल लिखवाई दिए थे और कुछ आज लिखवा दिए। तो अब हम देखेंगे कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, और वाक्य क्या होता है। क्या है ये, कैसे आते हैं, कैसे वर्ण बनते हैं, कैसे शब्द बनता है, और कैसे वाक्य बनता है। तो हमें एक बात पता है, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण चाहे वो हम स्वर ले लें, उसमें व्यंजन ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। मान लिया हमारे पास 3 वर्ण हैं, क, मैं और ले। अभी हमारे पास 3 वर्ण है, और जब वो हमसे ऑप्शन क्वेश्चन में कहता है कि इसका शब्द क्या होगा, यानी शब्द पूछता है, तो हमें पता है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। और सार्थक जो होता है, जो ये सार्थक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्थ के साथ, यानी जो भी हम वर्णों का समूह बनाते हैं, जो भी हम वर्णों का समूह बनाते हैं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। तो इसलिए ही तो अक्षर की डेफिनेशन ये होती है कि वर्णों का सार्थक समूह अक्षर कहलाता है। यदि हम देखें कि मैं शब्द इन तीनों को में से मैं, क, ले, मकल या ले के मैं बना दूं, तो हमें पता है इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होता, तो ये हमारे अक्षर नहीं हो सकते। अगर मैं इन तीनों से ही
एक शब्द कै, मैं और ले बना दूं तो हमें पता है कमल का अर्थ होता है कमल का फूल। तो कहने वाली बात यह है, वर्णों का सार्थक समूह ही अक्षर कहलाता है। अब तीसरी पॉइंट की बात क्या है कि पद क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछता है पद क्या होता है। पद होता है अक्षरों का या पद होता है शब्दों का सार्थक समूह, पद कहलाता है। मतलब जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसका कोई सार्थक समूह यानी 2-3 वर्ड्स और मिलाकर हम उससे कोई एक वर्ण बना लेंगे। जैसे कमल से हमने बनाया कमल का फूल, तो ये हमारा हो गया शब्दों का सार्थक समूह, यानी इस शब्द के साथ इसका शब्द का साथ देने के लिए का फूल और लग गया, तो ये हमारा पद बन गया। अब इसके बाद बात आती है वाक्य की, कि वाक्य क्या है। वाक्य है हमारा पदों का सार्थक समूह, यानी पदों के साथ भी कुछ और जोड़ दे जिसका कोई अर्थ निकले, वो होता है हमारा वाक्य। यदि मैं इसमें ही ये बोल दूं कि कमल का फूल जल में खिलता है, तो ये हमारा एक वाक्य हो गया। तो कहने वाली बात ये है कि वर्ण वे होते हैं हमारे जिसको हम टुकड़े ना कर सके, यानी जिसको तोड़ ना सके। अब शब्द आते हैं, शब्द होते हैं हमारे वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। यानी वर्णों के जो मेल से हम एक शब्द का निर्माण करेंगे जो हमें किसी अर्थ की तरफ लेकर जाएगा, या ये कह सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो सकता है, वो हमारा शब्द कहलाता है। और शब्द का सार्थक समूह पद कहलाता है। यानी शब्द के साथ हम चाहे कुछ भी ऐड कर दे, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, वो हमारा पद कहलाता है। और पद वाक्य कहलाता है पदों का सार्थक समूह, यानी पदों के साथ कुछ ऐड कर दे तो हमारा कहलाता है वाक्य। जैसे हमने किया कमल का फूल जल में खिलता है। तो आशा करता हूं कि ये जो छोटी सी बात थी ये तो आप सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अब जो हमारी असली पढ़ाई है वो अब हमारी स्टार्ट होगी, क्योंकि इन बातों को तो लगभग सभी बच्चे जानते हैं। जो मैंने आपको 4 बातें बताई है, इसमें कोई खास बात बताने वाली है नहीं। जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर उसमें हमने मिस कर दिया तो मतलब ये है कि हमने 2 या 3 चैप्टर उसमें से मिस कर दिए जो हमारी समझ में नहीं आएंगे। तो सभी बच्चों को एकदम जो मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको एकदम ध्यान से पढ़ना है, एकदम मेहनत से पढ़ना है। तो सभी बच्चे मुझे एक बात का जवाब देंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। नंबर 1 2, नंबर 2 3, नंबर 3 1, नंबर 4 4। तो सभी बच्चे मुझे इनका आंसर देंगे कि आंसर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। सभी बच्चे बताएंगे। तो कहने वाली बात यह है कि वर्ण के भेद ना तो 2 होते हैं, ना 3 होते हैं, ना 1 होता है। वर्ण के भेद होते हैं 4, जिनमें से हम एक को आज लगभग कंप्लीट कर लेंगे, बाकी को आने वाली कल की क्लास में कर देंगे। तो
सभी बच्चे यस करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। जब तक मैं इसको मिटा देता हूं, सभी बच्चे यस करेंगे, हाँ करेंगे। तो नंबर 1 पर जो वर्ण का भेद आता है वो होता है स्वर। स्वर, स्वर भी वर्णों का ही एक भेद है। टोटल भेद होते हैं इसके 4 में से एक भेद है स्वर्ण। तो सभी बच्चे स्वर्ण की डेफिनेशन लिखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है वो हमारे वर्ण होते हैं। और इनकी संख्या जो है हमारे पास स्वरों की संख्या होती है हमारे पास 11। कौन कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि। और ऋषि के बाद जो आते हैं आई, बड़ा आई, औ और बड़ा औ। ये है हमारे हिंदी के 11 स्वर। अगर संस्कृत में पूछे तो ये होते हैं हमारे 13। और 13 में जो हमारे होते हैं वो दो कौन कौन से होते हैं? जो नंबर 12 पर आता है और एक नंबर 13 पर आता है। एक तो होता है ये बड़े वाला ऋषि, ये वाला, और एक होता है ये वाला वह। जो हमारा ऋचा में लगता है और ये हमारा पितृण में लगता है, या फिर ये हमारा पितृण में लगता है, ये कृपया में लगता है। तो सभी बच्चे देखेंगे कि जो ये हमारा है ये हमारे बड़े ऋषि की पहचान है। तो इसलिए ही वो हमसे पूछता है, अगर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में ये बोलता है कि स्वरों की संख्या बताओ, ऑप्शन में 11 भी है और 13 भी है, तो हम 11 आंसर लगाएंगे। अगर वो हमसे पूछता है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या बताओ, तो हम 13 लगाएंगे। अगर वो हिंदी में पूछता है तो भी हम 11 ही लगाएंगे। तो कहने वाली बात यह है कि वो देखेंगे कि उसने हमें एग्जाम में पूछा क्या है, या फिर उसने क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, किस तरह का हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके जवाब तो हम सही देते हैं लेकिन वो एग्जामिनर की दृष्टि से गलत हो जाते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को समझने में हम थोड़ी गलती कर देते हैं। यदि वो हमसे इसमें पूछ ले कि संस्कृत में स्वरों की संख्या बताओ और ऑप्शन में 11 भी है और 13 भी है, तो सभी बच्चे 13 ही लगा के आएंगे, ना कि 11। तो 12-11 ही लगा के आएंगे, ना कि 13, क्योंकि इस बात का आधे बच्चों को पता रहता है और आधों को नहीं। तो अगर हमारे पास संस्कृत में पूछता है स्वरों की संख्या और ऑप्शन में हमारे पास 11 भी है और 13 भी है, तो हम 13 ही लगा के आएंगे। अगर हिंदी में या कुल स्वर पूछता है तो हम 11 ही लगा के आएंगे। और आइए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब तक के लिए सभी बच्चे यस करेंगे, हाँ करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर करेंगे। अब आती है स्वरों के भेद।
स्वरों के भेद कितने होते हैं? ये भी हमारे पास जो होते हैं, ये भी हमारे पास 4 ही होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर जो आता है हमारा, वो आता है मात्रा व उच्चारण के आधार पर। नंबर दूसरा जो आता है वो आता है हमारा ओष्ठ या होठ के आधार पर। नंबर 3 आता है हमारा जीवा व, या आप जीवा कह लो या जीभ कह दो, के आधार पर। और नंबर 4 और लास्ट है हमारा मुख या मुखाकृति के आधार पर। जब एग्जामिनर हमसे पूछता है क्वेश्चन में कि स्वर के भेद बताओ, तो हम आंसर देंगे 4, क्योंकि स्वर के भेद हमारे 4 होते हैं। नंबर 1 पर आता है मात्रा व उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 पर आता है ओष्ठ या होठ के आधार पर। नंबर 3 पर आता है जीवा या जीभ के आधार पर। नंबर 4 पर आता है मुख या मुखकृति के आधार पर। अब ये भी, इनके भी प्रकार होते हैं या इनके भी भेद होते हैं। मात्रा व उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। होठ या ओष्ठ की आकृति पर आधार पर ये 2 होते हैं। जीवा या जीभ की आकृति पर ये 3 होते हैं। और मुख या मुखकृति के आधार पर ये 4 होते हैं, जो अब हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 पर आता है, जो आता है हमारा हस स्वर। हस स्वर। नंबर 2 पर आता है हमारा दीर्घ स्वर। और नंबर 3 पर आता है हमारा पुलित स्वर। ओष्ठ या होठ के आधार पर ये हमारे 2 होते हैं। नंबर 1 वर्ताकार स्वर। नंबर 2 अवर्ताकार स्वर। जीवा के आधार पर ये 3 होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। मुख या मुखकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सैवर्त स्वर। नंबर 2 विवर्त स्वर। नंबर 3 अर्ध सैवर्त स्वर। और नंबर 4 अर्ध विवर्त स्वर। तो हम इनको डिटेल में कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं इनको बारे में ऐसे ही थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूं। स्वर के भेद होते हैं हमारे 4। नंबर 1 मात्रा व उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं।
नंबर 2, ओष्ठ या होठ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 3, जीवा या जीव के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 4, मुख या मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। मात्रा व उच्चारण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ह्रस्व स्वर, नंबर 2, दीर्घ स्वर, नंबर 3, पुलित स्वर। नंबर 2 पर आता है ओष्ठ या होठ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार स्वर और अवर्ताकार स्वर। जीवा या जीव के आधार पर ये होते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, सैवर्त स्वर, विवर्त स्वर, अर्धसैवर्त स्वर और अर्ध विवर्त स्वर। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही धीमे पढ़ा रहा हूं। इसका भी एक कारण है। यदि मैं आपको तेज पढ़ाऊं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत की है जिसका समझ में आना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर के बिना हम हिंदी में कुछ भी नहीं कर सकते। जितने भी चैप्टर हैं हमारे जो अब आगे आएंगे इसमें, वो सारे ही इस एक चैप्टर पर डिपेंड है, और इसमें से ही हमारे पास 3 से 4 और 5 क्वेश्चंस हमारे जो है वो वर्णमाला में से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको इस चैप्टर को इतने आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि आपका इस चैप्टर में से कोई भी पॉइंट मिस ना हो, और किसी भी तरह से मैं नहीं चाहूंगा कि आपके पेपर में वर्णमाला में से कोई क्वेश्चन आए और वो छूट जाए। तो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ही इस चैप्टर की जो शुरुआत है हम वो इतने आराम से कर रहे हैं। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे जो मैंने आज पढ़ाया है। कल की क्लास में इसको रिवाइज करके आएंगे, क्योंकि हम अगले वाली क्लास पे जब जाएंगे जब हम पिछली क्लास को एकदम परफेक्ट तरीके से कवर कर लेंगे। इसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। तो आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मात्रा व उच्चारण के आधार पर हम इन सब को पूरा कर देंगे। इनके अंदर क्या क्या आते हैं और क्यों आते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन होती है, वो सब जो है कि हम कल की क्लास में इन सब को पूरा कर देंगे। जब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है या वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले और सबसे जल्द मिले। जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल आपसे विदा लेता हूं और अपनी सेवा को यहीं पर आज के लिए समाप्त करता हूं, क्योंकि आज थोड़ी लाइट की दिक्कत है। इसकी वजह से जो है मुझे क्लास अपनी आधे में ही रोकनी पड़ रही है, नहीं तो हम इन सब को आज की क्लास में ही पूरा कर लेते। तो जब तक के लिए चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।